बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 16 अप्रैल है, दिन है हफ्ते का और साल 2022। दो बड़ी अहम ख़बरों पर आज के इस प्रोग्राम में आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। हमारी दोनों ख़बरों का ताल्लुक़ जो है वो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के 3.5 साला दौरे हुकूमत और उनकी मुस्तक़बिल की सियासत से मुतल्लिक़ है। पहली खबर की अगर हम बात करें, फ़ॉरेन फंडिंग केस में जो इलेक्शन कमीशन से इमरान खान साहब की मुमकिना नाअहली का ख़दशा पैदा हुआ है, इस नाअहली के ख़तरे को टालने के लिए इमरान खान ने क्या मनसूबाबंदी की है। इमरान खान की पार्टी के जो लीगल माइंड्स हैं, जो कानूनी टीम है, उन्होंने खान साहब को क्या मशवरा दिया है, इस मनसूबाबंदी की तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी खबर में हम बात करेंगे तोशाखाना स्कैंडल की कि खान साहब ने 3.5 सालों में पूरे के पूरे तोशाखाने को किस तरीके से जो है बनी गाला मुंतकिल किया और फिर उस तोशाखाना के तहफ़ को बनी गाला से किस तरीके से दुबई में मुंतकिल किया गया, ये तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले जो तोशाखाना का स्कैंडल है, उससे मुतल्लिक जो मज़ीद तफसीलात सामने आई हैं, वो तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन डिटेल कुछ यूँ है कि 3.5 साल के खान साहब के दौरे हुकूमत में मजमूई तौर पर उनको 14 करोड़ मालियत के 58 तहफ़ जो है वो गैर मुल्की सरबराहान की जानिब से दिए गए। अच्छा, यहाँ पर मैं ये वाज़ेह कर दूँ, मैंने आपसे कुछ थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया जिसमें मैंने लिखा कि खान साहब को जो 3.5 सालों में 58 तहफ़ मिले, खान साहब ने कोई एक भी तोहफ़ा जो गैर मुल्की सरबराह से मिला हो उसे तोशाखाना में नहीं रखा, बल्कि तमाम के तमाम जो तहफ़ थे उन्हें बनी गाला मुंतकिल कर दिया। इस ट्वीट के ऊपर कुछ दोस्तों की जानिब से पूछा गया कि कानून क्या कहता है और इसमें इल्लीगैलिटी क्या है, तो मैंने उनको यही जवाब दिया और आपको भी बताने जा रहा हूँ कि जो कानून फिर आसिफ अली ज़रदारी के लिए था, जो नवाज शरीफ के लिए था और जो यूसुफ रज़ा गिलानी के लिए था, उन्होंने भी तोशाखाना से कुछ तहफ़ अपने पास रिटेन किए थे। कुछ तहफ़, यानी वो तमाम तहफ़ नहीं जो नवाज शरीफ को बतौर वज़ीर आज़म मिले थे, या जो यूसुफ रज़ा गिलानी को बतौर वज़ीर आज़म तमाम तहफ़ मिले थे, या जो आसिफ अली ज़रदारी को तमाम तहफ़ मिले थे, उनमें से जो तोहफ़ा पसंद आया था, ये तमाम जो हमारे सरबराहान थे माजी के, वो तोहफ़ा उन्होंने जो एक अमाउंट थी 20% की अदा की और वो उन तोहफ़ों को तोशाखाना से अपने घर लेके चले गए। लेकिन नैब ने उस पर इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद आसिफ अली ज़रदारी पर, नवाज शरीफ पर और यूसुफ रज़ा गिलानी पर तोशाखाना का रेफरेंस बना दिया। यहाँ पर जिन दोस्तों ने सवाल पूछा है, तो कानून वही है जो नवाज शरीफ के लिए था, जो आसिफ अली ज़रदारी के लिए था और जो यूसुफ रज़ा गिलानी के लिए था। हमें यह भी बताया गया था जब खान साहब की हुकूमत आई थी कि माजी की हुकूमतों में जो तोशाखाना के तहफ़ थे वो 10%, 20% अदा करके जो सरबराह होते थे माजी के हुक्मरान, वो उन तोशाखाना के तहफ़ को घर ले जाते थे। लेकिन हमें यह बताया गया था कि खान साहब ने इस पॉलिसी को तब्दील कर दिया है और अब तोशाखाना से अगर किसी ने तोहफ़े को रिटेन करना होगा तो 50% जो अमाउंट है वो अदा करना होगी। लेकिन नाज़रीन, खान साहब ने ये जो जितने भी तहफ़ उन्हें गैर मुल्की सरबराहान से मिले, 58 तहफ़, इसमें खान साहब ने 50% की अमाउंट नहीं जमा कराई। खान साहब ने भी सिर्फ 20% जमा करा के वो तमाम तहफ़ अपने पास रख लिए। तहफ़ की जो डिटेल है वो आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं। ऐसे खान साहब को जो सबसे महंगा तोहफ़ा मिला वो उस वक्त मिला जब खान साहब ने अगस्त 2018 में मुल्क के वज़ीर आज़म का, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से पहले वज़ीर आज़म का हल्फ़ उठाया था। और इस हल्फ़ उठाने के बाद खान साहब को जो तोहफ़ा मिला था वो अगस्त 2018 में वो 8.5 करोड़ मालियत की एक कीमती घड़ी खान साहब को मिली थी। और इस कीमती घड़ी के साथ खान साहब को 56 लाख के कफलिंक मिले थे। 15 लाख का एक कलम, एक पेन खान साहब को मिला था और 87 लाख की घड़ी खान साहब को तोहफे में मिली थी। तो ये जो खान साहब को 5 तोहफे मिले जिनकी मालियत 10 करोड़ पे बनती थी, खान साहब को ये तहफ़ पसंद आ गए और ख़ान साहब ने इन तहफ़ की कीमत लगवाने के लिए एक एवेल्यूशन कमेटी बनाई। और मज़े की बात यह है कि वो एवेल्यूशन कमेटी के जितने भी अरकान थे, उनके जो मेंबरान थे, वो खान साहब ने उनकी नॉमिनेशन भी अपने हाथों के साथ, अपनी मर्ज़ी के साथ की थी कि ये एवेल्यूशन कमेटी है, ये जायज़ा लेके ये एवेल्यूएट करेगी ये जो तहफ़ हैं 10 करोड़ के, इसकी कीमत कितनी बनती है और मुझे कितनी कीमत अदा करनी चाहिए। तो उस कमेटी ने 10 करोड़ के तहफ़ के मद में खान साहब से जो है वो 2 करोड़ रुपए की रकम जो है वो वसूल की। यानी एवेल्यूएशन कमेटी के मुताबिक इन तहफ़ की कीमत 10 करोड़ थी। अब अगर बाहर मार्केट से इसकी कीमत लगवाई जाती तो पता नहीं कितनी कीमत बनती, लेकिन बहरहाल खान साहब ने सिर्फ 20% अदा किया। जो हमें बताया गया था कि खान साहब ने 50% तोशाखाना का, अगर आप कोई तोहफ़ा लेते हैं तो आपको 50% की अमाउंट जमा करानी होगी, तो खान साहब ने 50% नहीं, वही जो माजी के हुक्मरान जमा कराते रहे
उसी तरीके से 20% सिर्फ अमाउंट जमा कराई और ख़ान साहब ये 10 करोड़ के जो तोहफे थे वो तोशाखाना में तो गए ही नहीं, बल्कि उससे पहले ही बनी गाला मुंतकिल कर दिए गए थे। इसके बाद आज यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि एक क्लाशनकोव भी खान साहब को मिली थी, जिसका कल मरियम औरंगज़ेब ने भी जिक्र किया कि एक गोल्ड प्लेटेड क्लाशनकोव जो खान साहब को तोहफे में मिली, सऊदी एक अरब बादशाह की जानिब से, अरब शहज़ादा की जानिब से दी गई थी। वो गोल्ड प्लेटेड जो क्लाशनकोव है मिसिंग है, वो तोशाखाना में मौजूद नहीं। तो ये एक तोशाखाना में इतना कीमती तोहफ़ा आया, ये कहाँ चला गया, इस पर भी सवाल पैदा होता है। मरियम औरंगज़ेब ने तो इल्ज़ाम लगा दिया कि ये बनी गाला से मिलेगा, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि खान साहब को मिला, खान साहब को मिलने के बाद ये तोहफ़ा जो है वो तोशाखाना में मौजूद नहीं है, तो फिर कहाँ पे गया होगा। खान साहब ने जो 58 तोहफ़े अपने पास रख लिए, एक तोहफ़ा ये गायब है, ये कहाँ जा सकता है। इसका जवाब फिर आप नाज़रीन मुझसे ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो तलाश कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल इसके अलावा खान साहब को जो दीगर तोहफ़े मिले उसमें रोलेक्स की एक घड़ी थी, वैसे बहुत सारी रोलेक्स की घड़ियाँ थी, एक अंगूठी और मिली, एक नेकलेस मिला, कानों के झुमके मिले। ये 2 करोड़ 35 लाख के तोहफ़े थे। खान साहब ये तोहफ़े भी अपने घर ले गए। इसके अलावा सितंबर 2018 में खान साहब को एक और रोलेक्स घड़ी मिली जिसकी 38 लाख मालियत थी, और उसकी मद में खान साहब ने 38 लाख की मद में सिर्फ 7,54,000 अमाउंट जो है जमा कराई, यानी 50% नहीं 20%। और फिर इसी तरीके से तीन मज़ीद एक और उन्हें रोलेक्स मिली, वो 15 लाख की थी, लेकिन उसकी मद में सिर्फ 2 लाख जो है वो 94,000 रुपये जमा करवाए गए। तो इसके साथ साथ दीगर तोहफ़े पे घड़ियाँ थीं, आईफोन थे, दीगर कीमती अशिया थी जो कि 17 लाख मालियत के, लेकिन खान साहब ने सिर्फ 3 लाख जो है वो 38,000 रुपये जो है वो जमा करवाए। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि जब खान साहब के टैक्स कलेक्शन के ऊपर, टैक्स जमा कराने के ऊपर एक ख़बर सामने आई थी कि खान साहब तो 2 लाख रुपये टैक्स अदा करते थे, खान साहब ने अचानक से 2009 में किस तरीके से 98 लाख रुपए का टैक्स अदा कर दिया। 96 लाख का जंप खान साहब की टैक्स अदायगी में आया। खान साहब तो कोई कारोबार नहीं करते, खान साहब की तो वही तनख्वाह थी जो बतौर वज़ीर आज़म वो लेते थे, और उस पर भी खान साहब कहते थे कि मेरा उस तनख्वाह में गुजारा नहीं होता। तो ये इतने कीमती तोहफ़े कहाँ से लिए, किसने इसकी कीमत अदा की, इसका स्पॉन्सर कौन था, इसका फैसिलिटेटर कौन था, ये भी सवाल अपनी जगह पर मौजूद है। और ये भी सवाल पैदा होता है कि क्या इन कीमती तोहफ़े को रिटेन करने की मद में खान साहब ने कैपिटल गेन टैक्स अदा किया, नहीं किया, ये अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन बहरहाल खान साहब जिन्होंने बड़ा एक ऐलान किया था कि अब तोशाखाना से आप जो भी तोहफ़ा लेंगे उसका 50% अमाउंट जमा करवाना पड़ेगा, तो खान साहब ने वो जमा नहीं करवाया। अब आपके सामने हकीकतें खुल के खान साहब की जो सादिक और अमीन का वो अपने आप को कहते हैं, जलसों में बड़े फ़ख्र के साथ कहते हैं, तो बहुत सारे अच्छे दोस्त एतराज़ ये भी करते हैं कि अगर 20% कानून के मुताबिक थी या 50% कानून के मुताबिक थी तो ले लिया, क्या जुर्म हुआ। मैं कहता हूँ बिल्कुल जुर्म नहीं हुआ। आप ये देखें कि जो तोहफ़े नवाज शरीफ ने रखे, जो जरदारी ने रखे, जो गिलानी ने रखे, वो उन्होंने रिटेन किए इस बात के ऊपर कि हमें ये पसंद आए हैं, गैर मुल्की सरबराह ने ये तोहफ़ा दिया है, हमारे दिल को लगा है, हमारी आँखों को भला लगा है, हम ये रिटेन करना चाहते हैं, हमें ये पसंद आ गया है। यानी वो तोहफ़ा उन्होंने जो अमाउंट बनती थी कानून के मुताबिक, ज़ाब्ते के मुताबिक अदा की, वो लेके घर चले गए। खान साहब ने 58 के 58 तोहफ़े जो खान साहब को पसंद आए, खान साहब ने कहा कि मुझे हर तोहफ़ा पसंद आया है, चाहे वो छोटी अंगूठी है, चाहे वो घड़ी है, चाहे वो मोबाइल फ़ोन है, चाहे वो गोल्ड प्लेटेड जो है वो क्लाशनकोव है, चाहे वो जो है वो अपना घड़ियाँ हैं कीमती। खान साहब ने कहा कि मुझे हर तोहफ़ा पसंद है, मैं एक भी तोहफ़ा जो है वो तोशाखाना में नहीं रखूँगा, बल्कि इसे बनीगाला लेके जाऊँगा, रिटेन करूँगा। ये भी खान साहब कर सकते हैं, इसमें कानून में, ज़ाब्ते में कोई ममानत नहीं। लेकिन सवाल पैदा होता है कि आपने ये तोहफ़ा पसंद आने पर रिटेन करने के लिए, अपने पास रखने के लिए, अपने घर की अलमारी में सजाने के लिए जो अपने पास रखा था, ये तो जिस तरीके से आपने इन तोहफ़े को मार्केट में फ़रोख्त कर दिया, तो इससे तो एक बदनीयती ज़ाहिर होती है कि आपने वो तमाम के तमाम तोहफ़े फ़रोख्त कर दिए, आपने उससे पैसा कमा लिया, आपने उसको इन्वेस्टमेंट का ज़रिया बना लिया। इसका कोई जवाब नहीं। जैसे फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि क्या जुर्म कर दिया कि अगर एक घड़ी थी 5 करोड़ की थी, 10 करोड़ की थी, जितनी मालियत की थी, खान साहब ने वो अपने पास पैसे से ख़रीदी, उसको फ़रोख्त कर दिया। लेकिन यहाँ पर तो एक घड़ी की बात नहीं हो रही। चले एक घड़ी की बात भी होती तो हम कह देते कि खान साहब को पैसों की ज़रूरत पड़ गई थी, लेकिन खान साहब को पैसों की ज़रूरत क्यों पड़ी? खान साहब ने तो फिरोज़वाला की ज़मीन भी अपनी फ़रोख्त की थी, खान साहब के पास तो बड़े पैसे थे। अगर उसी बात को भी मान लिया जाए तो एक तोहफ़ा खान साहब ने चले बेचा होता फिर भी मान लेते, खान साहब ने तमाम के तमाम तोहफ़े फ़रोख्त कर दिए। तो इससे तो साफ नज़र आ रहा है कि पैसे बनाने के लिए,
पैसे कमाने के लिए सारा खेल रचाया गया, ये सारा खेल जो है बनाया गया। लेकिन बहरहाल यहाँ पर गुफ्तगू का इख्तिताम करते हैं और आपको बता देते हैं कि ये जो खबर है ये उमर चीमा साहब ने आप छापी है। वही उमर चीमा जिन्होंने पनामा का स्कैंडल जो है वो ब्रेक किया था पाकिस्तान के अंदर, जो इंटरनेशनल कंसोर्शियम था जिसने पनामा स्कैंडल के हवाले से मुल्क दुनिया भर के जितने भी स्कैंडल थे उन्हें मंजरेआम पे लाया। लेकिन फिर हमने देखा कि पीटीआई जो इस स्कैंडल के ऊपर नवाज शरीफ को नाहल कराने में कामयाब हुई, जिस तरीके से भी कामयाब हुई, लेकिन उसी उमर चीमा को उसी पीटीआई की जानिब से कभी एक्सेप्ट नहीं किया गया, उनकी तहकीकाती सहाफ़त को एक्सेप्ट नहीं किया गया, बल्कि कहा गया कि ये नून लीग का जो है वो नून लीग के पेरोल के ऊपर है। तो आज उमर चीमा साहब ये स्कैंडल से सामने लेके आए हैं तो एक मरतबा फिर उन्हें ये ताना दिया जाएगा, उन पर ये इल्ज़ाम लगाया जाएगा। लेकिन बजाय इसके जो खान साहब के हमायती हैं कि वो खान साहब से पूछें कि आपने 58 तहाइफ तो रिटेन कर लिए, लेकिन इन तहाइफ को रिटेन करने के बाद आपने इनको क्यों बेचा? अगर आपने बेचा था तो फिर पैसे तो शाखाना में जमा करवा देते। लेकिन भारत दूसरी जो खबर है, कल जो इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में एक फ़ैसला किया, जो फ़ॉरेन फंडिंग का केस है उसकी रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत की जाएगी, और जो डायरेक्शन जारी की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि 30 रोज़ के अंदर इस केस का फ़ैसला किया जाए। तो इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह कह दिया है कि 30 रोज़ के अंदर रोज़ाना की बुनियाद पर इस केस का फ़ैसला करके इस केस को डिसाइड कर दिया जाएगा। ऐसे स्क्रूटनी कमेटी के फ़ॉरेन फंडिंग केस में जो रिपोर्ट सामने आई, बहुत सारे हमने खुशामदी देखे, यूट्यूबर देखे और भी ऐसे सहाफ़ी देखे जो कह रहे थे कि इस रिपोर्ट के अंदर कुछ नहीं, उसमें अकाउंट्स की मालूमात मिसिंग है, यानी जितने अकाउंट्स थे वो नहीं बताए गए, मुकम्मल अकाउंट, चंद अकाउंट बताए गए, 6 अकाउंट बताए गए, और उसमें कोई एक बहुत बड़ी अमाउंट है करोड़ों रुपए की, वो भी छुपाई गई, और ऐसे ऐसे लोगों से पैसे लिए गए, ऐसे ऐसे एंटिटी से पैसे लिए गए जिसकी कानून में ममानत मौजूद थी। और चौथा जो उसके अंदर लकुना मौजूद है, जो सबसे बड़ा फॉल्ट है, कि खान साहब ने कहा था कि इसमें जो भी मालूमात फ़ौरन अपना मेरी पार्टी के अकाउंट से मुतल्लिक दी गई है वो बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन स्क्रूटनी कमेटी ने तो उसमें बता दिया कि वो तमाम मालूमात दुरुस्त नहीं थी, उसमें बहुत सारे अकाउंट्स को छुपाया गया, उसमें बहुत बड़े सरमाए को, पैसे को छुपाया गया, और जो बयान हल्फी खान साहब ने जमा करवाया, जो सर्टिफिकेट दिया, वो भी झूठा साबित हुआ। तो इस केस में खान साहब की नाहली का इम्कान अपनी जगह पर मौजूद है, उनकी पार्टी के ऊपर भी सवाली निशान पैदा होता है। तो इस मामले को अवॉइड करने के लिए कि रोज़ाना की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन इस केस की समाअत ना कर सके, तो लीगल माइंड की जानिब से खान साहब को ये जो है वो अपना एक कानूनी राय दी गई है कि हम इस केस को, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है, अभी नहीं लेकिन जो एक मुकर्रर मियाद है, उस मुकर्रर मियाद से 1 से 2 रोज़ पहले जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। बल्कि ये भी मशवरा दिया जा रहा है कि साथ में अगर हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज ना किया जाए तो जब इलेक्शन कमीशन में इस केस की समाअत चल रही होगी तो इस दौरान भी जो मुख्तलिफ हुक्मनामे होंगे इलेक्शन कमीशन के, उन्हें भी एक एक करके जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, ताकि किसी तरीके से जो मुमकिन ताहियात नाहली का इसमें खदशा पैदा होता है उसको अवॉइड किया जाए, लिंगर ऑन किया जाए, वक्त बचाया जाए, वक्त को जो है वो टाइम जो है वो गेन करने की कोशिश की जाए, ताकि इसमें कोई फैसला जो है वो खान साहब के खिलाफ ना आ सके। अब देखते हैं कि प्लानिंग बना ली गई है, लेकिन इस प्लानिंग के ऊपर क्या कोई फ़ायदा मिलता है नहीं मिलता वो आपके सामने आ जाएगा। इससे पहले फैसला बोर्ड भी अटैम्प्ट करके देख चुके हैं, लेकिन अल्टीमेटली फ़ैसला क्या आया वो आपके सामने है। आपसे ज़्यादा चाहते हैं अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।